हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। देखिए, जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग अब एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित जो गणित के पेपर्स हैं, हम मॉडल पेपर 2025 को डिस्कस करेंगे। जो कि आपका 2000 आपका जानते हैं कि आप किस तारीख को है, 1 फरवरी को, 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम कब है? मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है आपका वो 1 मार्च को है। तो 1 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उस मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, पूरे अनसॉल्व पेपर को 2018 से लेकर के और अभी तक जो 2024 तक हुए हैं वो सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ मॉडल पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी सीरीज में आप हमारे साथ बंधे रहेंगे। इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि 95 प्लस मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में दिलाने की गारंटी ये मेरी रहेगी। क्लियर है? बट आप मेरे अनुसार चलेंगे तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। इसमें लिखा हुआ है कि केवल प्रश्न पत्र है, गणित का है और ये अभ्यास हेतु है। आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलना है। पूर्णांक कितना है? 70 मिनट। देखिए, मैं जो हर सेट को, जैसे मान लीजिए ये मॉडल पेपर का सेट नंबर 1 है, तो हर सेट को इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय टाइप का, और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का यानी कि अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं एक पार्ट बनाऊंगा और उसके बाद अन्य टाइप का मैं 2 पार्ट। तो यानी कि हर सेट के लिए मैं आपको कितने पार्ट में क्वेश्चंस करवाऊंगा? 2 पार्ट में। एक पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। तो अभी आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज का पहला वीडियो हम ऑब्जेक्टिव टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। लिखा हुआ सामान्य निर्देश एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? और पहला कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और प्रथम प्रश्न में पैसे प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। तो बात आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सबसे पहला चीज़, जो OMR बेस्ड आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की, तो हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में हम दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसमें एक एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ कि 26 और 156 का LCM 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मासा ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दूं कि मासा ज्ञात करने का फॉर्मूला ही होता है कि मासा बराबर होता है, मासा बराबर क्या होता है? मासा बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में LCM। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में LCM। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 156 अपॉन में LCM कितना है? लासा कितना दिया हुआ है? 156। 156 156 से 156 कट गया, तो जो मासा आया वो कितना आया? 26। मासा कितना आया? 26। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है? आप जानते हैं करड़ी, अगर मैं रूट 25 की बात करूं, रूट 25 की बात करूं, तो रूट 25 का जो वैल्यू आता है वो आता है 5। क्या आता है? 5 प्लस माइनस 5। तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर आते हैं 5 माइनस रूट 3। 5 माइनस रूट 3, तो 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो रूट 3 है वो कैसा है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए? करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। वो कैसा होता है? अपरिमेय संख्या होता है।
तो क्या यहाँ आपको √3 में √3 एक अभाज्य संख्या नज़र आ रहा है? तो अगर ये अभाज्य है तो इसका मतलब ये कैसा है? अपरिमेय है। और कभी भी किसी परिमेय में अपरिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय ऐड करेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या ऐड करें या कोई अपरिमेय संख्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा? परिमेय ही होगा, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही। तो कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है? तो 5 - √3 ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ाते हैं बात को। थर्ड क्या है कि रेखाओं x-2, थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन, हाँ देखिए ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि रेखाओं x-2 बराबर 0 और y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो बताइए अगर x-2 बराबर 0 है तो यहाँ से x-2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल देंगे? तो x-2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +2। और ऐसे ही y+6 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6 इक्वल के उधर जाएगा तो -6। तो यानी कि यहाँ 2 है, x की वैल्यू है 2। तो आप जानते हैं कि जो लिखा जाता है वैल्यू, तो पहले x एक्सिस वाला लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? पहले x एक्सिस वाला लिखते हैं, तो x एक्सिस पे क्या है? 2 है, कॉमा, फिर y एक्सिस वाला लिखते हैं तो y एक्सिस पे क्या है? -6 है। तो 2, -6 इज द राइट आंसर एंड द ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। अगर अद्वितीय हल होगा तो इसमें नियम है अद्वितीय हल होना, संपाती होना या समांतर होना। तो इन सभी में एक एक नियम लागू हो रहा है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर हो रहा है? ये डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग बताइए। मूलों का योग, तो एक मूल मान लीजिए आपका अल्फा है और दूसरा मूल आप क्या मान लीजिए? बीटा है। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो -b अगर इसको कंपेयर कराएं किससे? ax² + bx +c से कंपेयर कराएं तो b की जगह पर क्या आ जाएगा? b की जगह पर क्या आ जाएगा? b की जगह पर -3 दिख रहा है आपको, और a की जगह पर क्या मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा। तो आपको -b/a निकालना, यानी कि माइनस, फिर b की जगह पर क्या है? -3 और अपॉन में क्या लिखेंगे आप? 5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 और अपॉन में 5। तो यानी कि मूलों का योग क्या आएगा? 3/5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए। धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए। तो जानते हैं कि अगर नाव की चाल कितनी है? x बराबर कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल y बराबर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर विपरीत की बात करें, किसकी बात करें? विपरीत स्थिति में बात करेगा तो जो धारा होगा, धारा जो होगा वो नाव की चाल को कम करेगा। इसका मतलब 8 माइनस क्या कर देंगे? 3, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 5 किलोमीटर पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड है और आपको किलोमीटर पर आवर में देना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ाते हैं। 7 पर लिखा हुआ है कि यदि 20, थोड़ा सा और छोटा करेंगे पेन को, यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ, x लिखूँ, 30 लिखूँ, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस यानी कि d1
और इसके बीच का डिफरेंस यानी कि D2, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि D1 इक्वल होगा किसके, D2 के होगा। क्लियर हो रहा है। तो D1 क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं, यानी कि दूसरे नंबर में से पहले नंबर घटाते हैं। इसका मतलब x माइनस, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, x मान, दूसरा पेन लेते हैं, x माइनस 20, x माइनस 20 इक्वल टू, अब बड़े वाले में से छोटे वाले को 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं माइनस एक्स को इधर ले आऊँ, माइनस एक्स को अगर मैं इधर लेके चला आऊँ, तो आप कहोगे x तो यहाँ पहले ही है, ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, उधर 30 है, ये माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 20। क्लियर हो रहा है। तो एक एक्स और एक एक्स कितना एक्स हो गया, 2x इक्वल टू 30 प्लस 20 50, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। क्योंकि अगर समांतर श्रेणी में है तो जाहिर सी बात है कि हर जगह जो अंतर होना है वो समान होना है। क्लियर हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लिखा है क्वेश्चन कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस का सूत्र, ये डायरेक्ट पूछता है आपसे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें x1 y1 क्या है, तो इसमें x1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और y1 क्या दिया हुआ है, और y1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है। अगर मैं आपसे x2 पूछूं कितना दिया हुआ है, तो x2 दिया हुआ है 4, और y2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो उठा करके वैल्यू पुट करना है, पुट कर दीजिए वैल्यू। आप कहेंगे x1 रूट के अंदर अंडर रूट x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका, y1 है 3 माइनस x1 माइनस x2, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, x1 माइनस x1 कितना है 2, और x2 कितना है 4 है, x2 कितना है 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4। क्लियर हो रहा है। और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो 4 + 4 क्या होगा, रूट के अंदर 8 होगा, और रूट के अंदर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 8 को लिख सकता हूँ 2√2। तो 2√2 इज द राइट आंसर, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। अगला बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बहुपद है 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यक माने वही मूलों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल वही फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अच्छा इसको अगर मैं कंपेयर कराऊँ किससे, ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पर 5 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 है। अब आपको मूलों का योगफल निकालना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और b कितना है यहाँ पर लगाइए माइनस, b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू कितनी है 3, तो -5/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ा सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और लिखा हुआ है कि -4, 0, 4, 0 और 0,3 शीर्ष हैं त्रिभुज के, कैसे शीर्ष हैं। तो बनाइए, एक त्रिभुज ऐसे बना दीजिए। एक त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पर, इसका एक शीर्ष लेते हैं -4, 0, दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लेते हैं 4, 0, और तीसरे त्रिभुज का शीर्ष लेते हैं 0,3। आपको बताना है कि ये कैसा त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या है, आपको वही दूरी का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से d1 निकाल देना है।
क्या निकाल देना है आपको, यहाँ से आपको D1 माफ कीजिएगा, यहाँ से आपको निकाल देना है D1। क्या निकाल देना है, यहाँ से आप D1 निकाल दो, यहाँ से आप D2 निकाल दो, यहाँ से आप D3 निकाल दो। तो अगर मैं D1 निकालूँ तो आप जानते हैं कि 0 - 4 का स्क्वायर। अगर मैं D1 निकालूँ तो D1 की वैल्यू क्या होगी, x1 - x2 का होल स्क्वायर। किसी को भी इसको x1 मान लो तो इसको x2 मान लो। तो -4 - 0, -4 में से 0 घटाओगे तो -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 ही होता है। प्लस 0 - 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 16 और 9 कितना हुआ 25, और 25 का जो वर्गमूल आता है वो क्या आता है 5 आता है। थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, तेज करते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतनी तो आइडिया आपको होगी। D2 निकालते हैं तो D2 क्या होगा, 4 - 0 यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 - 3 का स्क्वायर, और 0 - 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल क्या आता है 5 आता है। ऐसे मैं आपको D3 निकालने को कहूँ तो D3 क्या होगा, 4 - 4, 4 - 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 + 4 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस 0 - 0 0 ही आएगा। तो 64, और 64 + 0 64, और 64 का वर्गमूल क्या आता है 8 आता है। तो आप देख रहे हैं कि दो साइड D1 और D2 बराबर आ रहा, नहीं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आ रहा है, और ये वाला साइड अलग आ रहा है। ये वाला साइड क्या आ रहा है अलग। तो अगर केवल दो साइड ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं केवल बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम क्या कहेंगे, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, tan ए का। अच्छा तो ये साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर दिया है 4/5, साइन ए की वैल्यू क्या दिया है 4/5, यानी ये है लंब और ये क्या है आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण दिया है, आधार निकाल दीजिए। तो आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस लंब कितना है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 25 - 16 कितना होगा 9, और 9 का 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि आधार कितना आना है 3। अब tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। tan ए की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, और लंब कितना है आपके पास 4 है, बटे आधार कितना है आपके पास 3। तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखा जाए साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, आप सब जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण आपको 3 याद होनी चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या 1/1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो 1/sec थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी एक क्या है सर्व समीका है, ये भी एक क्या है सर्व समीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। वो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना है आपका डी नंबर क्वेश्चन। क्या सही होना है डी। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 आपके पास है कि एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित है। एक रेखाखंड लीजिए, खींचिए एक रेखाखंड ए बी लीजिए, थोड़ा सा मोटा खींचते हैं। एक रेखाखंड ए बी ले लिए, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। एक रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु P लीजिए, एक रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु
यहीं ले लीजिए आप P ले लिए। कह रहा है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पीबी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो पीबी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 7। ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से 7 दी हुई है। तो आपसे पूछ रहा कि ए पी और पी बी ज्ञात कीजिए, ए पी रेशियो पी बी ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए अगर पी बी 3 दिया है, ये पूरा 7 दिया है, तो 3 यहाँ से निकाल दें तो ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3, तो ये बचा है 4। ये कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, क्योंकि 3 + 4 तभी तो 7 होगा। अगर ये पूरा 7 है और इसमें से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो 4 ही तो बचेगा। अब आपको ए पी निकालना है, तो ए पी प्लस पी बी निकालना है। तो बताओ ए पी की वैल्यू कितनी है, अगर मुझे निकालना हो ए पी रेशियो पी बी, ठीक है। तो ए पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, निकाल दिए 4। रेशियो पी बी कितना दिया है, 3 दिया है, तो 4:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है बात को। अब अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि एक वृत्त की परिधि जो है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा परिधि दिया हुआ है 22, तो परिधि का मतलब क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22। तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू पता करूँ तो आर इक्वल टू होगा 22। आर की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा आर की वैल्यू क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं से देख लेते हैं। हाँ, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 22 बटे स्पेस नहीं है, कहाँ लिखा जाए, दोबारा कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर पहले मैं इसी को निकाल देता हूँ वैल्यू, क्योंकि दिया हुआ क्या दिया है, इस पूरे को इरेज करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है क्या, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 पाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 22/2 पाई होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि 11/पाई आएगा। 11 क्या आएगा, पाई। यानी जो आर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11/पाई आई। क्लियर हो रहा है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। आर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 11/पाई आई। इसको मिटा दे रहा हूँ। आर की वैल्यू जो आई वो 11/पाई, ये समझ में आ रहा है। अब हम निकालते हैं, क्या हमको निकालना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई की वैल्यू पाई रख दो, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 11/पाई, यानी कि 11/पाई का स्क्वायर, यानी कि 11 का भी स्क्वायर और पाई का भी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। इंटू में अपॉन में 4, अपॉन में कितना, 4, यानी अपॉन में यहाँ क्या लगा देंगे आप, 4 लगा देंगे। अब आपको अगर देखा जाए यहाँ पर तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 11 × 11 लिख दीजिए, 11 × 11 अपॉन में 1 पाई से 1 पाई कट गया तो 22/7 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 22 और ऊपर क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा, और अपॉन में क्या रह जाएगा, 4। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ऊपर आ जाएगा 11 × 77 और अपॉन में
2 चौके 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है? 11 अपॉन पाई, यानी कि 11 का भी स्क्वायर और पाई का भी स्क्वायर, और अपॉन में 4, यानी कि अपॉन में इंटू क्या लगा देंगे? यहीं पर 4 लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? समझ आई बात? फिर उसके बाद अपना सोल्यूशन कर देंगे। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत हो रहा, बाकी और कोई समस्या नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं, तो वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका एक वलय ऐसे, एक बार फिगर समझा देते हैं। एक वलय ऐसे है और एक वलय ऐसे है ना? यहाँ से क्षेत्रफल त्रिज्या, यहाँ से क्षेत्रफल ऐसे है, ऐसे बना रहा है। तो अगर आपको इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्याओं के बीच अगर आप डिफरेंस निकाल सकें, तो आप अपने आप कह देंगे कि वही डिफरेंस ही उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे अगर इस फार्मूले इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? पहले इसकी परिधि कितनी दी हुई है? 88 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे 2πr1 बराबर कितना दिया हुआ? 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं r1 की वैल्यू निकालूं तो आप कह दोगे 88 दिया हुआ है अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो यहाँ 22 और ऊपर क्या चला जाएगा? 7। तो 22 चौक 88, 22 चौके 88 और 2 दूना 4। तो 2 सतह कितना हो गया? 14, यानी r1 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे मैं इधर देखूं तो दूसरा वृत्त 66 सेंटीमीटर का है, यानी कि 2πr2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66। तो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6। तो अगर मैं r2 की वैल्यू पूछूं क्या होगा, तो आप कह दोगे 33 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 और बटे में 7, तो बटे का 7 ऊपर चला जाएगा। 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33। तो 3 सतह कितना हुआ? 21, यानी कि r2 की वैल्यू कितनी आई? 21/2, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? अब हमको चौड़ाई निकालना है। तो हमको करना क्या है? r1 माइनस r2 निकालना है। r1 माइनस r2 निकालना है, यानी कि 14 माइनस 10.5 घटाएंगे, और 14 में से 10.5 गया तो 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7/2, 7/2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम समझ में आ रहा है? ये रहा आपका वलय की चौड़ाई। समझ में आई बात? अगला बढ़ाते हैं। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पाइप का बाहरी व्यास, एक देखिए, एक बाहरी ऐसे एक पाइप है। क्या है? एक पाइप है ऐसे, और इसी के अंदर एक पाइप और लटका दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, इसका जो इसकी जो क्या नाम है, त्रिज्या है वो r2 मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या बाहरी वाले को r1 मान लीजिए। तो आपको जो इसका क्या निकालना है? आपको प्रयुक्त आयतन, आयतन क्या होगा? जो उसमें पाइप में प्रयुक्त धातु है वही मोटाई, यानी कि ये मोटाई आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? मोटाई। तो आप क्या कर दो? पाई एच, आपको क्या करना? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। सिंपल से बात है भाई, बड़े वाले में से, बाहरी वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन को घटा दो, यानी कि आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई r1 स्क्वायर h में से पाई r2 स्क्वायर h घटा दिया जाए तो पाई और h दोनों में कॉमन है, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ही बचना है। और पाई इंटू r1 की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और r2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना? 4 सेंटीमीटर, और यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि यहाँ त्रिज्या कितना होगा? r1 कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर त्रिज्या कितना होगा? r2 कितना होगा? 3 का आधा क्या होता है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। तो r1 की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस r2 की वैल्यू यानी कि 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर हाइट कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप? 20। तो पाई 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू 20, ये कहाँ आपको दिख रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है?
ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि किसी बेलन का आयतन होता है, किसी बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको कुछ करना ही नहीं है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि आंकड़ों 6, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आंकड़ों को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। किस क्रम में लिख देते हैं, आंकड़ों का कौन सा क्रम, आरोही क्रम लिख देते हैं। तो आरोही क्रम इसको लिख दीजिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या, सबसे छोटा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो 1 2 3 4 5 6 5, यानी n बराबर कितना है 5। और ये कैसा है, विषम है। ये कैसा है, विषम है। तो जब अगर n की वैल्यू विषम हो तो जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, यही तो होता है। तो n प्लस यानी कि 5 + 1 और 5 + 1/2 यानी कि 6/2, 6/2 यानी कि 2 3 6। तीसरा 3वां पद, कौन सा पद, 3वां पद। और यहाँ से तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद क्या है, 5 है। सो आंसर इज 5 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बचे संख्याओं की संख्या। तो 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6, +7, +8, +9। 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 बचे 9 लिख दोगे, सबको जोड़ दो। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 21 7 28 28 8 36 36 9 कितना हो गया, 45 और बटे में 9, तो 9 बचे 45। सो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है तो, घटना ई की प्रायिकता क्या है, पीई है। आप जानते हैं जो पीई हो, जो घटना की प्रायिकता होती है, या तो घटना की प्रायिकता जो होती है या तो 0 होती है या तो 0 से बड़ी होती है, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और या तो वह 1 होगा और या तो 1 से क्या होगा, छोटा। तो जो प्रायिकता होती है घटना होने की, वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। ये आपका रटा रटाया ज्ञान है, तो इसको आप बात को याद रखेंगे। प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, और या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि ये 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गए हैं। और अगर आपको समझाने में मैं सफल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के और से वीडियोज़ अभी आपके पास टोटल मैं आपको 30+ सेट करवाने वाला हूँ। सभी सेट से और इसी सेट से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो 20+ मार्क्स अगर आपको कंफर्म करना है तो पांड्या क्लासेस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। आप पूरी तरह से अनसॉल्व को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप मिलेंगे रोजाना इसी चैनल पर शाम को 6 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम लोग मिलेंगे पांड्या क्लासेस पर शाम को 6 बजे रेगुलर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।